नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 11 का हमारा जो भूगोल है उसमें हम भौतिक पर्यावरण पुस्तक को पढ़ रहे हैं। और आपको जानकर बहुत खुशी होने वाली है कि ये जो भौतिक पर्यावरण हमारी जो पुस्तक है वो आज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यानी आज हम पूरी उसको पढ़ डालेंगे, क्योंकि आज उसका लास्ट चैप्टर और लास्ट लेक्चर है। उसके बाद आप अपना एनालिसिस कीजिएगा कि आपको कितना याद हुआ है, कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और कौन सा ऐसा टॉपिक था जो आपको सबसे हार्ड लगा, आपको कौन से चैप्टर में सबसे ज्यादा मजा आया और कौन से चैप्टर को आप ढंग से नहीं कर पाए। लेकिन आज जो चैप्टर है 7 वाला, उसका लास्ट लेक्चर हम देख रहे हैं। हम भूकंप, सूखा, बाढ़, भूस्खलन, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाएं और प्राकृतिक संकट की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं और प्राकृतिक संकट देखने में तो एक लगते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। प्राकृतिक संकट एक छोटी समस्या होती है, जबकि प्राकृतिक आपदा जो होती है वो बड़ी समस्या हुआ करती है। आज हम क्या देखने वाले हैं, शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सुनामी, सूखा और भूस्खलन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम बाढ़ के बारे में पढ़ चुके हैं, भूकंप के बारे में पढ़ चुके हैं। दोनों किताबें भूकंप के बारे में बता रही है। हमारी जो भौतिक वाली किताब है, फर्स्ट वाली जो किताब है भौतिक भूगोल से रिलेटेड, वो भी बता रही है। और भारत का जो भूगोल है, हमारा भौतिक पर्यावरण जिसे हम कह रहे हैं, वो भी हमें बता रही है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सुनामी, सूखा और भूस्खलन। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए, इतना हार्ड नहीं है जितने ये दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। इसको बड़े ही मजेदार, शानदार और मस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। जैसे ये लेक्चर खत्म लाड ले, वैसे हमारी किताब खत्म, और फिर पढ़ेंगे हम उस किताब को जो बड़ी ही खतरनाक है, बड़ी ही लाजवाब है और बड़ी ही मजेदार है। दोनों चीजें कैसे, जिसको समझ में नहीं आई उसके लिए दूसरी वाली किताब बहुत खतरनाक है, और जिसको समझ में आगे उसको यूं चुटकियों में होने वाली है कौन सी किताब जो हम अब पढ़ने वाले हैं इसके बाद, क्योंकि उसमें 5 चैप्टर हमने कर लिए थे। उसके बाद आप लोगों की जिद थी कि सर भौतिक पर्यावरण, तो भौतिक पर्यावरण को हमने खत्म ही कर दिया। काफी बर्डन है। अगले 10 दिन के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम सिलेबस जो है, अधिक से अधिक सिलेबस खींचा जाए जितना हो सके। फिर आप लोगों के एग्जाम बिल्कुल पास में आ जाएंगे। कईयों के एग्जाम चल रहे हैं। मैं मेरी तरफ से लर्न एंड शेयर की टीम पूरी तरह आपके पीछे लगी हुई है। आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये तो बाद की बातें हैं, एग्जाम बाद बैठकर एक दिन हम चर्चा करेंगे, चाय चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चाय चर्चा। तो आज हम सुनामी की बात करने वाले हैं। बड़ी खतरनाक लहरें हुआ करती है, बड़ी लाजवाब लहरें हुआ करती है, बहुत ही खतरनाक तरीके से समुद्र से निकलती है। समुद्र को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि समुद्र के अंदर ये धीमी हुआ करती है। सूखा की बात करें, एक होती है अनावृष्टि और एक होती है अतिवृष्टि। अनावृष्टि और अतिवृष्टि, अति का मतलब ज्यादा बारिश हो जाती है तो वो बाढ़ वाली समस्या आ जाती है। अनावृष्टि जब बारिश नहीं होती है तो सूखा 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 दिल भर सूखा हो जाता है। ऐसी स्थिति जब होती है तो सूखा आ जाता है। भूस्खलन कुछ भी नहीं है, ये चुटकियों में याद कर ले, पहली बार में लाडले। भूस्खलन सिर्फ छोटी सी चीज है। भूमि के ऊपर स्खलन हुआ है, इसका मतलब यह है भूमि सिकुड़ी नहीं है। भूमि के ऊपर जो पहाड़ पर्वत है, भूमि के ऊपर पठार है, पहाड़ है, पर्वत है, वो अचानक से ढहने लग गए, वो धंसने लग गए, वो गिरने लग गए। उनमें कोई हलचल हुई थी। उनमें क्या हुई थी? उनमें कोई हलचल हुई थी और भूस्खलन हो जाता है। तो इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, यहां ज्यादा चर्चा हम नहीं करते। सबसे पहले हम सुनामी की बात करेंगे। प्रति घंटा 420 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। कितनी किलोमीटर की रफ्तार से चलती है? 420 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। लगभग 10 से लेकर 18 किलोमीटर तक चौड़ी हुआ करती है। कितनी चौड़ी हुआ करती है? 10 से लेकर 18 किलोमीटर चौड़ी हुआ करती है। किसकी बात कर रहे हैं लाडलो? हम बात कर रहे हैं सुनामी की। मेरे शहर शहरनियों, आज हम सुनामी को पढ़ने वाले हैं। और सुनामी बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मस्त टॉपिक है। सबसे पहले जान लो थोड़ा सा जान लो सुनामी है क्या। अरे सुनामी कुछ भी नहीं है, समुद्र को भी पता नहीं चलता। ध्यान से सुनना, सुनामी क्या है। सुनामी पानी की लहर है। सुनामी क्या है? पानी की लहर है। पानी की लहर है। तो फिर इसको सुनामी क्यों कहते हैं? इसको पानी की लहर क्यों नहीं कहते? अब सुनो ध्यान से। समुद्र के अंदर या महासागर के अंदर जब भूकंप आ जाया करता है, जब समुद्र या महासागर के अंदर ज्वालामुखी फट जाया करती है,
उस समय समुद्र के अंदर कुछ हलचल हो जाती है और समुद्र का तल ताप और बहाव के कारण, ताप और दबाव के कारण ऊपर उठने लग जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना है। सुनामी आपको समझ में कहां से आनी है? जो मैं बोल रहा हूं वहां से, लिखित लैंग्वेज से समझ में नहीं आनी है। ध्यान से सुनो, लैंग्वेज बहुत हार्ड दे रखी है किताब में, सिंपल शब्दों में बता रहा हूं आपको। सुनामी क्या है? कोई भी पूछ ले, कभी भी पूछ ले, नींद में भी पूछ ले, तो सुनामी पानी की लहर है। समुद्र के अंदर भूकंप या ज्वालामुखी के फटने के कारण, भूकंप के आने के कारण लहरें जो होती है वो तेज चलने लग जाती है। क्या चलने लग जाती है? लहरें तेज चलने लग जाती है। और लहरें तेज चलने के कारण जब वो तेज चला करती है तब वो पतली पतली नहीं होकर थोड़ी बड़ी बड़ी सी हुआ करती है। जहाज चल रहा है और जहाज के नीचे से भी अगर सुनामी की लहर चल रही है तो समुद्र में पता ही नहीं चलता है। तो फिर इसका पता कब चलता है? सुनामी का पता जब तक सुनामी समुद्र के अंदर होती है, जहाज चालक को, नौकायान करने वालों को, नाविक और नेविगेशन नाव जो चलाने वाले होते हैं उनको भी पता नहीं चलता है जब तक वो समुद्र के अंदर है, क्योंकि बहुत ही धीमी रफ्तार से चला करती है, एक इक्वल स्टेटस के साथ चला करती है और इतनी खतरनाक नहीं होती है, समुद्र के बराबर ही चला करती है। जैसे जहाज चल रही है और पानी चल रहा है, एक धागा नीचे से निकल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। धागा जो है धीमी गति से निकल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भूकंप आने के कारण हलचल होती है। आप जानते हैं भूकंप अंदर से जो प्लेटें होती हैं वो प्लेटें टकराती हैं, उसे हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, और उससे भूकंप आता है। वो जो है रिएक्टर या सीस्मोग्राफ से नापा जाता है। उस भूकंप की जो तरंगे होती है उनको नापने के लिए ये यंत्र काम में लिए जाते हैं। वैसे ही ज्वालामुखी पहाड़ जो होता है या फिर जहाँ से कहीं पृथ्वी का तरल पदार्थ ज़्यादा गर्म हो जाता है तो पृथ्वी में छेद करके बाहर निकलता है। जब बाहर निकलने वाला जो तरल पदार्थ है जो गर्म है उसको हम मैग्मा कहते हैं, और वो ठंडा होने के बाद लावा का रूप ले लेता है और वो लावा जो है आग्नेय चट्टानें बना करती है, जिसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। ये तो ज्वालामुखी और भूकंप की बात हुई। ज्वालामुखी और भूकंप के कारण आती है सुनामी। सबसे बड़ा कारण है भूकंप और दूसरा कारण है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी और भूकंप के कारण जो सुनामी है वो अपना रूप लेना शुरू करती है और वो धीरे 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 चला करती है। लेकिन वो जैसे ही समुद्र के तट पर, बंदरगाह के आसपास, पोताश्रय के आसपास, जलयान जो होता है उसको पोत कहते हैं, और जहां वो रुकता है वो उसका घर होता है, वो पोताश्रय होता है। तो पोताश्रय के आसपास या फिर समुद्र के तट के आसपास जैसे ही ये पहुंचती है, लहरें जो होती है पानी की, जैसे ही पोताश्रय या पतन या फिर बंदरगाह के आसपास, बंदरगाह का मतलब बंदर नहीं खेल रहे वहां पे, जहां नाव रुकती है उसको बंदरगाह कहते हैं। तो बंदरगाह के पास जैसे ही ये पहुंचती है तो जो तट होता है समुद्र का वो थोड़ा यूं तिरछा होता है ऊपर की तरफ, एकदम से टकराव लगता है और ये जो होती है कुछ पतली सी हो जाया करती है, ऊपर चौड़ी उठेगी और फिर पतली सी होकर चलना शुरू कर देती है, और वहां इनकी जो चौड़ाई है वो 10 से 18 के बीच हो जाती है। गति इनकी 420 किलोमीटर हो जाती है। इनकी गति तेज हो जाया करती है। ये पहले चौड़ी चौड़ी चला करती थी समुद्र में, अब पतली सी चलने लगी है समुद्र में, तट के ऊपर आती। अब तट पर जो कुछ भी होता है, तट पे जो कुछ भी है उस सब का सत्यानाश कर देती है, सब कुछ को बहा के ले जाती है, सब कुछ बहा के ले जाती है, चाहे वो नाव है चाहे कुछ भी है, सबको बहा के ले जाती है। कौन ले जाती है भाई? सुनामी। जैसे सुनामी कुछ ही नहीं है, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो पानी का बहाव है। जैसे कि आप किसी तालाब के किनारे खड़े हैं और अचानक से हिबोला लगा पानी का और पानी आपके यहाँ तक आ गया, और अक्सर समुद्रों में लोग जो जाया करते हैं वो पिक डाला करते हैं, मैं तो कभी गया नहीं लेकिन वो डाला करते हैं, तो समुद्र के किनारे खड़े रहते हैं तो उनके घुटनों तक पानी आता रहता है, वो लहरें यूँ टकराती रहती है, वो हल्की लहरें हुआ करती, वो अगर सुनामी होती तो वो खुद ही लहरा जाता वहाँ पर, है ना। तो सुनामी बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं हमारी तरफ से? जैसे बाढ़ आया तो हमने बांध बना दिए, वन लगा दिए, मिट्टी का अपरदन रुक गया, आदि कोशिश हमने की थी। भूकंप के लिए कोई सुझाव थे ही नहीं, भूकंप जो क्षेत्र है वहां आवास कम बसाए जाए, हम ये कर सकते थे। लेकिन सुनामी जब आती है तो सुनामी के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? एक चीज होती है जिसे कहा जाता है डाटा। एक छोटी सी मशीन होती है जिसको कहा जाता है डाटा। ये इस प्रकार की होती है, ऐसी इस प्रकार से बनी हुई रहती है, इस प्रकार से। यहाँ इस पे 2 पॉइंट लगे रहते हैं, यहाँ एक पॉइंट रहता है। जैसे अब मैं उदाहरण देता हूँ, ये एक मशीन है, बस इतना याद रखें। ये जो डाटा मशीन है
इस डाटा मशीन के कारण 8 घंटे पहले पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। जैसे भारत में अंडमान निकोबार में बनाई गई है, तो वो लखनऊ वगैरह के अंदर उसको रख दिया जाए तो वहां वो सिग्नल दे देगी कि 8 घंटे बाद भारत के समुद्री तट पर, जैसे बॉम्बे है, वहां सुनामी आएगी। तो पता चल जाता है। भारत में सुनामी बहुत कम आती है। हमने लिस्ट पढ़ी पिछली बार एक कि कहां कहां सुनामी आई है। सबसे ज्यादा सुनामी अगर आती है पूरे विश्व में तो जापान में आती है। जापानी जो लोग हैं सुनामी से भयंकर पीड़ित है, इसलिए सुनामी नाम भी जापानी है, इसलिए हमें सुनने में ऐसे समझ में नहीं आता या सुनामी क्या है। जैसे भूकंप, पृथ्वी का कंपन, भू यानी पृथ्वी, कंप यानी कभी छूट गई पृथ्वी में, भूकंप है। बाढ़ हम जानते हैं, समझ जाते हैं, भूस्खलन थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है, पहाड़ों से पर्वत गिर रहे हैं। लेकिन सुनामी नाम आते थोड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि ये जापानीज नाम है। इंडिया की ज्योग्राफी में इसका कोई नाम नहीं है। आप जैसे महान भूगोलवेत्ता जब आगे होंगे तब इसका नाम जरूर देंगे आप। तो सुनामी जो है वो बड़ी खतरनाक है, जापान इससे पीड़ित है। सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में आती है। किसमें आती है? प्रशांत महासागर में। लेकिन 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 किंतु बट परंतु क्या है, भारत में बहुत कम आती है। प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा आती है, हिंद महासागर में थोड़ी सी और देखा जाए, लेकिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ना के बराबर आती है, ना के बराबर। समझ गए मेरी बात को आप? मैं क्या बता रहा हूं आपको? मैं सुनामी बता रहा हूं, जो आपको बहुत अच्छे से माइंड में मैप आपके बन गया। कुछ नहीं, एक वीडियो लेक्चर की तरह माइंड में दौड़ा लो कि समुद्र के अंदर लहरें चल रही है, अंदर भूकंप आया था या बाढ़ आई थी, बाढ़ नहीं आई थी, भूकंप आया था या ज्वालामुखी फटी थी, तो अचानक से उनकी गति धीरे धीरे चल रही थी। तट पे जैसे आया तो जैसे ही तेज हो गई तो पतली हो गई, पतली होके जो है सत्यानाश कर देती है, सब कुछ नाश कर देती है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी को हम लिखने के फॉर्म में पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, भूकंप या ज्वाला से महासागरीय धरातल में या तो भूकंप आया लाडले या फिर ज्वालामुखी फट गई थी महासागर की धरातल पर, जिसे हम नितल कहा करते हैं। जिसे हम क्या करते हैं, महासागर का धरातल नितल होता है और महासागर का ऊपरी तल सागर का तल कहलाता है। कई बार ये समझ में नहीं आया था मुझे कि समुद्र तल कौन सा होता है। मैं सोचता था समुद्र तल तो वो होता है जो नीचे जाता है, और फिर कई जगह हाइट पढ़ा करते थे, पर्वतों की लंबाई पढ़ा करते थे, पर्वतों की चौड़ाई पढ़ा करते थे। तब हम ये देखते थे कि यार इस तारागढ़ की ऊंचाई 873 किलोमीटर है समुद्र तल से। तो मैं सोचता था कौन तो नीचे जाता होगा, कौन फित्ते को पकड़ता होगा, कैसे लंबाई नापी जाती होगी। लेकिन मुझे बाद में यह पता चला कि समुद्र तल वो नहीं है जो मैं समझ रहा हूं। समुद्र तल तो वो है जहां से डब की आवाज आती है, हम छलांग लगाया करते हैं तालाब में, वो तालाब का तल है। लेकिन समुद्र में लगाना मत लाडले कभी, लेकिन लगाई तो वो तल है। ऐसे अगर समझ में नहीं आए तो जहां हवा और पानी जहां मिल रहे हैं वो समुद्र तल होता है। वो क्या होता है, जबकि नीचे वाला जो जमीन टच हो रही है समुद्र में, महासागर में, वो कहलाता है नितिल, नितल। क्या कहलाता है, नितल। तो नितल जो होता है उसमें या तो ज्वालामुखी फूट गई या फिर भूकंप आ गया, तब सुनामी की आशंका बढ़ जाती है। और डाटा चिल्ला चिल्ला के कहता है, डाटा मशीन चिल्ला चिल्ला के कहती है, संभल जा लाडले, संभल जा लाडले, बादशाह आ रहा है। कौन आ रहा है, बादशाह आ रहा है। देखिए ऊंचे निशान होते हैं धरातल में, ऊंचे ऊंचे निशान बन जाते हैं जिन्हें सुनामी या समुद्री भूकंप कहा जाता है। समुद्र के अंदर अगर भूकंप आया, लहरें बढ़ी, तो सुनामी को हम समुद्री भूकंप भी कह सकते हैं। लेकिन ज्वालामुखी नाराज हो जाती है, वो ऐसे बोलेगी आप ऐसा क्यों नहीं कहते समुद्री ज्वालामुखी। इसलिए दोनों को कंबाइंड रखने के लिए हमने इसको नाम दे दिया सुनामी। आसपास के महासागरों के आंतरिक हिस्से प्रभावित होते हैं, जबकि तटीय क्षेत्रों में सुनामी लहरों भारी विध्वंसकारी प्रभाव देखे जाते हैं। तट तो प्रभावित होंगे ही होंगे, तट तो प्रभावित होंगे ही होंगे, लेकिन आसपास का जो एरिया है लाडले, वो भी विध्वंसकारी रूप देखेगा, वो भी सुनामी का तांडव देखेगा। बस यही इन लाइनों का अर्थ है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक कमेंट यहीं कर दो, समझ में आया कि नहीं आया। सिर्फ इतना लिख दो, आ गया सर जी। मैं समझ जाऊंगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाए। सुनामी रोक, सुनामी चट्टान, रोक का मतलब चट्टान, प्रशांत महासागरीय तट में ज्यादा आया करती है, जिसमें अलास्का, जापान बेचारा सबसे ज्यादा, फिलीपीन लिखा हुआ है। जैसे पंडुचेरी को पुदुचेरी कहा जाता है, वैसे फिलीपींस को फिलीपीन कहा जाता है। दक्षिणी पूर्व एशिया के दूसरे द्वीप इंडोनेशिया,
मलेशिया, हिंद महासागर, म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तट जिससे जुड़ा करते हैं। इस तटों के कारण ही जापान के इन तटों से या दक्षिण पूर्व एशिया के जो द्वीप हैं उनसे ये बेचारा भारत भी थोड़ा सा निचला हिस्सा इसका जुड़ जाता है इधर से, इसलिए जो है इसमें भी कभी कभी सुनामी आ जाया करती है भारत में, जबकि भारत में सुनामी नहीं आनी चाहिए, है ना। ऐसा जापान भी कहता है मेरे भी यहाँ नहीं आनी चाहिए, लेकिन आ जाती है। तो आप क्या याद रखना है आपको, यहाँ सुनामी रोग प्रशांत महासागर में ज्यादा आती है। देश की बात करें तो जापान में आती है। जापान से जो टच होते हैं, जैसे भारत का तट हो रहा है, इंडोनेशिया का हो रहा है, म्यांमार का हो रहा है, मलेशिया का हो रहा है, इन सब में भी सुनामी देखने को मिलती है। सुनामी जैसी विनाशकारी आपदा से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं कुछ नहीं, डाटा लगा दो, बाकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप प्रयास करके क्या करोगे मुझे बताओ। डाटा लगा दिया आपने हर जगह, डाटा सिग्नल दे देगा 8 घंटे पहले, तो वहां के लोगों को तो आप मोस्टली दूसरी जगह शिफ्ट कर ही सकते हो, सामान को भी 8 घंटे तो बहुत होते हैं। आपदा जब संकट जब आए तो आज ऐसी टेक्नोलॉजी है, मैं यहां बैठा हूं और कुछ देर बाद यहां बाढ़ आने वाली है या फिर यहां सुनामी आने वाली है। वैसे हमारे यहां मरुस्थल है, कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे यहां आता है सबसे ज्यादा चक्रवात, सूखे चक्रवात, बबूले जो होते हैं वो सबसे ज्यादा आया करते हैं। तो चक्रवात भी देखेंगे हम इसके जस्ट बाद में। चक्रवात क्या है? एक हवा का भंवर है, बस हमारा भयम है और कुछ नहीं है चक्रवात, है ना। तो सुनामी समझ में आया कि नहीं आया मुझे ये बताओ। सुनामी सबसे ज्यादा प्रशांत, फिर जापान की बात करेंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत में भी कुछ जगह देखने को मिलती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बहुत कम देखने को मिलती है। ये एक तरल चलने वाली जो है विरल प्रकार की लाइन है, बाहर आते ही इसकी स्पीड 420 के आसपास पर किलो चली जाती है। ये 10 से 18 किलोमीटर के बीच चौड़ी हुआ करती है। ये एक विनाशकारी घटना पैदा करती है। इतना लिख के आजा लाडले, कोई गलत नहीं करेगा तेरा, है ना, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय प्रयास करने की जरूरत है। 26 जनवरी 2004 को भारत भी डर गया था सुनामी से, इसलिए उसने इंटरनेशनल लेवल में आपदा के बाद भारत अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली में शामिल हो गया और उसने भी अंडमान निकोबार में क्या लगा दिया? डाटा लगा दिया भाई। क्या लगा दिया? डाटा, ठीक है। ये तो थी सुनामी और मुझे जहां तक पता है सबको समझ में आ गई। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्र, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्र, हवा के भभूले, हवा के घेरे सबसे ज्यादा कहां बनेंगे? जहां गर्मी होगी, जहां हीट होगी वहां गर्म हवा उठेगी पड़ेगी, उठेगी पड़ेगी, क्योंकि गर्म होगी तो उठेगी अपना, तो उसको चक्रवात कहा जाता है। ये हमारी पृथ्वी और ये बीच का भूमध्य वाला क्षेत्र जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं या फिर 0 डिग्री या इक्वेटर कहते हैं, इसे 30 डिग्री ऊपर और इसे 30 डिग्री नीचे, क्योंकि देखो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दे रखा है। अगर देशांतर होता तो मैं इनकी बात करता, लेकिन यहां पे आडी वाली रेखाओं की बात की गई है, इसका मतलब अक्षांश है। इसे 30 तो ऊपर अक्षांश और 30 से नीचे, यानी ये तो कर्क रेखा के आसपास वाला क्षेत्र हुआ, ये मकर रेखा के आसपास वाला क्षेत्र हुआ। ये हमने पढ़ रखा। दक्षिण के मध्य कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवाल कहलाते हैं, यानी ये यहीं आते हैं इसी क्षेत्र में जहां ज्यादा बारिश होती है। आपको सीधा सा पता है, क्यों पता है? क्योंकि हमने पढ़ा है इस चीज को कि ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र वही है, ये ग्रेट सर्किल कहलाता है और इसके पास पास ही चक्रवात आते हैं, यानी तूफान आते हैं हवा के, जो सब कुछ ले जाते हैं, पेड़ पौधों को तोड़े। आंधियां जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा एक अलग तरह से आए तो उसको चक्रवात कहते हैं। इनमें जल की मात्रा भी हुआ करती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्र में वायु दाब बहुत अधिक, वायु का जो दाब होता है नीचे की तरफ वो बहुत ज्यादा होता है, ऊपर उड़ जाएगी तो फिर निम्न हो जाएगी। आगे देखेंगे इसको। मंगोलियाई एक देश है, अवधि में अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात आते हैं। इस प्रकार अक्टूबर मध्य में भी बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्र उत्पन्न होते हैं। अक्टूबर के अंदर बंगाल की खाड़ी कहां गई? बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात आते हैं, किसकी तुलना में? अरब सागर में, ठीक है। क्या देखना है लाडले? सिर्फ इतनी सी बात है कि ये कह रहा है ये जो बंगाल की खाड़ी है जिसे आप रत्नाकर कहते आए हो, क्या इसको रत्नाकर कहा है? बिल्कुल, ये पूरा ही क्षेत्र रत्नाकर कहलाता है। वैसे ये महोदधि के नाम से जानी जाती है, ये सिंधु सागर के नाम से जानी जाती है, अरब सागर, अरब सागर, रत्नाकर। वैसे
हिंद महासागर को कहा जाता है। ये महोदधि और ये रत्नाकर, जिसे हम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी कहते हैं, पश्चिम तट है हमारा और ये पूर्वी तट है। लेकिन बात हम क्या कर रहे हैं, अरब सागर की तुलना में, इसकी तुलना में यहाँ पे अधिक चक्रवात आते हैं। और मैं बात जिस महीने की कर रहा हूं, मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूं। मंगोलियाई अवधि कहलाती है, क्योंकि चक्रवात का जनक है मंगोलिया, इसलिए इसको कहते हैं मंगोलियाई अवधि। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चक्रवात आ गया। चक्रवात हवा का भंवर है और कुछ भी नहीं है। सुनामी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये, क्योंकि जलवाष्प इसमें भी होती है, तेज हवाएं होती है, पेड़ पौधों को, इमारतों को गिरा देती है उड़ उड़ के। हाँ, किसी के कपड़े कहाँ पड़े थे सुबह, कहाँ मिले हैं ना। कई बार तो जो है छोटे जितनी भी चीजें हुआ करती है वो रात को कहाँ थी, चद्दर हुआ करते हैं, गाँव में उड़ जाया करते हैं, तो वो तो आंधियां होती है। लेकिन चक्रवात बहुत बड़ा रूप है। भारत में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, जबकि 420 कौन चल रही थी पर हावर्स के हिसाब से अपनी सुनामी। कौन चल रही थी? सुनामी। संपत्ति से प्रवेश करते हैं और क्षेत्रों में भारी तबाही के दृश्य देखने को मिलते हैं। अब पड़ी आपदा रहे हैं, पड़ी संकट रहे हैं, तो तबाही होगी और कुछ होगा ही नहीं, है ना। तबाही 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 पड़ रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तूफानी क्षेत्र में समुद्र तट भी भयानक रूप से ऊपर उठता है, जिसे तूफान महोर्मी कहा जाता है। अब ज्यादा तूफान आता है तो समुद्र की लहरें तेज हुआ करती है, तो जो फटकारे लगते हैं उन लहरों के, उनको महोर्मी नाम से जाना जाता है और कुछ भी नहीं है। महोर्मी सिर्फ आपका वहम है। महोर्मी लहरों का फटकार जो लगना होता है वहां उसको महोर्मी कहा गया है। आगे देखिए, हमने पढ़ा चक्रवात, हमने पढ़ी सबसे पहले सुनामी, और अब हम बात कर रहे हैं सूखा की। किसकी बात कर रहे हैं? सूखा। दीर्घकालीन यानी लंबे समय से कम वर्षा हो रही है और अत्यधिक आरोप और अवलोकन तथा अवलोकन जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाती है, ऐसी स्थिति सूखा है। देखो, भूतल पृथ्वी के लिए कहा गया है। अगर हम अवलोकन करें तो वर्षा जो है उसका अत्यधिक आरोप देखा जाए, आरोप ये लगाती है कि उस क्षेत्र में नहीं हो पाती वर्षा। लेकिन इसको सिंपल शब्दों में हम समझा जाए तो आपके सामने भूतल और अवलोकन आ रखा है, वर्षा की बात आ रखी है। तो सूखा वो है जहां अत्यधिक समय से जैसे एक वर्ष से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई हो, तो वहां सूखा की स्थिति हो जाती है। कैसी स्थिति हो जाती है? सूखे की स्थिति हो जाती है, क्योंकि इसको कहा जाता है अनावृष्टि। क्या कहा जाता है इसको? अनावृष्टि। और अगर ज्यादा बारिश होती तो होती अतिवृष्टि। अतिवृष्टि लाती है बाढ़। अतिवृष्टि क्या लाती है? बाढ़ लाया करती है। जबकि अनावृष्टि क्या लाया करती है? सूखा लाया करती है। क्या लाया करती है? सूखा। तो सबसे ज्यादा अगर बात करें तो भूतल पर जल की कमी इसमें देखने को मिलती है। बारिश ही नहीं हो रही है तो सूखा है, तो भूतल पर जमीन के ऊपर पानी है ही नहीं, तो सूखा तो बहुत सिंपल चीज है। तो हम बात तो यही कर रहे थे कि आज सुनामी पढ़ेंगे, सूखा पढ़ेंगे और भूस्खलन पढ़ेंगे। चक्रवात को यूं मजे मजे में पढ़ लिया हमने, क्योंकि 7 या 8 चीजें इसके अंदर थी जो मोस्टली मैंने आपको कवर कराने का प्रयास किया। तो आपको सुनामी समझ में आ रखी है, आपको जो है चक्रवात समझ में आ रखे हैं, सूखा हम पढ़ रहे हैं। ज्यादा बारिश नहीं होने के कारण वो स्थान सूखा सूखा हो जाता है जो आपको दिखाई देता है। देखो, यहाँ बारिश कुछ ही नहीं है, नमी बिल्कुल भी नहीं है, आर्द्रता बिल्कुल भी नहीं है, ये सूखा कहलाता है। ठीक है। सूखा डेट के 4 प्रकार है। ये डेट काट दो, इसमें मिस प्रिंट हो चुका है। सूखे के 4 प्रकार होते हैं। एक तो मौसम के विज्ञान के अनुसार, विज्ञान संबंधी सूखा यानी वेदर के अकॉर्डिंग। एक किसानों की जिस प्रकार से खेती होती है उस आधार पर जो है सूखे को डिवाइड किया गया है। एक जल विज्ञान जो कहता है वो सूखा है, और एक पारिस्थितिकी इकोसिस्टम के आधार पर सूखा होता है। यानी सूखे के 4 प्रकार है। एक तो जो मौसम विभाग कहता है वो, एक किसान जो कहते हैं वो, एक जल विज्ञान जो कहता है वो, और एक इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी के अनुसार जो है हो। मौसम क्या कहेगा, किसान क्या कहेगा, जल विज्ञान क्या कहेगी, और पारिस्थितिकी जो वहां का कल्चर है, इकोसिस्टम है, उसके तहत वहां का इन्वायरमेंट है, जो ये दोनों मिलकर जिस चीज को बनाने का प्रयास करते हैं, जो परिभाषा सूखे की देते हैं वो इसमें आ जाता है। आपको सीधा सीधा याद रखना, सूखे को 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा? मौसम विभाग जो है हमारा, वो सूखे को क्या कहता है। दूसरा, किसान सूखे को क्या कहा करते हैं। किसान मोस्टली अकाल बोल देते हैं इसको, ठीक है। मौसम विभाग क्या कहता है? इसको सूखा कहता है। जल विज्ञान इसको क्या कहेगा, और पारिस्थितिकी यानी हम अगर वायुमंडल यानी जो हमारा
इकोसिस्टम है उसमें ट्रोपोस्फेयर में जो घटनाएं हैं उनके कारण धरातल पर पानी कभी कभी नहीं आ पाता, तो पारिस्थितिकी सूचना के आधार पर सूखा क्या है ये भी हम देखेंगे। चारों को डिटेल से पढ़ते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा, जनसंख्या का 12% हिस्सा अनुबंध से प्रभावित रहता है, अकाल से प्रभावित रहता है। भारत को डायरेक्शन की तीव्रता के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक तो सबसे ज्यादा जहां सूखा आता है वो, एक जहां अधिक सूखा आता है, एक मध्यम सूखा आता है। यानी एक में तो मानो कि 10 साल में 5 साल सूखा रह गया, अब ये तो अत्यधिक है बहुत ज्यादा, ये उससे थोड़ा कम है तो 10 साल में लगभग 7, और ये मध्यम है तो यहाँ मतलब 10 साल में 9 साल। तो आपको ये आंकड़ा जो है मैं लिखकर ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अत्यधिक सूखा तो वो सूखा है जब बहुत ज्यादा सूखा आया करता है, और उससे थोड़ा कम अधिक सूखा हो जाता है। अधिक से अत्यधिक ज्यादा है और अधिक से मध्यम जो है वो कम है, ये याद रखें आप। आगे देखिए, भारत में जल अकाल, तृण अकाल, तृण अकाल का मतलब होता है जल अकाल, और अन्न अकाल, कभी कभी त्रिकाल की स्थिति भी पैदा हो जाती है। ये त्रिकाल क्या है इसको हम समझ लेते हैं। त्रिकाल कुछ नहीं है, बस डरावनी चीज है। कभी कभी लोग जल के लिए तरसने लग जाते हैं, वो अकाल जल अकाल कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर तृण अकाल, एक तिनका भी देखने को नहीं मिलता। लोग जो होते हैं, एक बार कहते हैं अकाल पड़ा 1826 के आसपास, उस समय लोग जो पेड़ होते हैं उनकी छालें जो सूख गई थी, उसके अलावा हरा कुछ बचा ही नहीं था, उसको कूट कूट के पीट पीट के खाया करते हैं, ऐसा हमारे बुजुर्ग कहते हैं। कौन कहते हैं? ऐसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा हुआ था उस समय। लेकिन उस समय छाल को खाया करते थे, उसका खाना बनाया करते थे। राजस्थान में महाराणा प्रताप की कहानी चला करती है, कहते हैं वो भी जंगल में जब थे घास की रोटी खाया करते थे। छोटो सो अमरियो चीक पड़ियो जद बन बिलाव रोटी ले भाग्यो, सोया राणारी माए डरो यूं मातम यूं आत्म जगी। इसका मतलब ये हुआ कि अमर सिंह जो है महाराणा प्रताप के पुत्र थे। महाराणा प्रताप घास की रोटी सेक रहे थे घोड़े पे बैठे बैठे, क्योंकि अकबर कभी भी अटैक कर सकता था। चित्तौड़ के जंगलों की बात बता रहा हूं। तो महाराणा प्रताप यूं रोटी को सेक रहे थे और अचानक से बन बिलाव रोटी ले भाग्यो, क्योंकि मेवाड़ी भाषा है ये, छोटो सो अमरियो चीक पड़ियो। बन बिलाव जो था वो रोटी को लेके भाग गया, और बन बिलाव जो था वो बन बिलाव रोटी को लेके भाग गया। तो छोटा सा गम्मर सिंह रोने लग गया कि मैं तो अभी के अभी रोटी खाऊंगा। यानी कि घास की रोटी खाने का मतलब क्या है? तृण अकाल पड़ गया था। क्या पड़ गया था? तृण अकाल। वो तो मुसीबत और संकट में खा रहे थे, मैं तो आपको समझा रहा हूं। तृण अकाल में अन्न की कमी आ जाती है, हर पानी की कमी आ जाती है। पानी और अन्न की कमी है तो तृण बोला जाता है, और हर चीज की कमी आ जाती है तो त्रिकाल लागू हो जाता है, क्योंकि अन्न अकाल आपको दिखाई दे रहा है ना। जल और अन्न की कमी आ जाए तृण अकाल बोला जाता है, और उसके अलावा सारी चीजों की कमी दिखने लग जाए तो त्रिकाल बोला जाता है उसको। यानी जल की कमी, अन्न की कमी और कपड़ों की कमी, हर चीज की कमी, तो वो त्रिकाल अकाल है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी कमी नहीं है, त्रिकाल। ठीक है। अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है वृद्ध स्तर पर नौकरी की मृत्यु, मानव प्रवास और पलायन, सूखाग्रस्त दृश्य प्रभावित हो जाते हैं। पलायन शुरू हो जाता है इसमें, ठीक है ना। नौकरियां जो है वो करने की हिम्मत ही नहीं रहती है, लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मानव प्रवास करता है, दो चीजें हुआ करती है, एक तो होता है उत्तर प्रवास, एक क्या होता है? उत्तर प्रवास। अगले साल 12th में बड़ी मस्ती से इनको पढ़ने वाले हैं हम, उत्तर प्रवास। एक होता है आप्रवास। आप्रवास, उत्प्रवास तो वो है जहां से व्यक्ति उठकर जाया करते हैं, और आप्रवास वो है जहां व्यक्ति आया करता है। जैसे मैं घर से उठकर चला, कहां के लिए? स्टूडियो के लिए, लेकिन मैं घर से उठकर चला तो मेरा उत्प्रवास था। जहां मैं पहुंचा हूं स्टूडियो में तो वो आप्रवास है। तो उत्प्रवास और आप्रवास आपके समझ में आए? तो ये जो चीजें हैं दोनों मिला के ये कहलाती है प्रवास। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवास ही प्रवास है। तो लोग सूखाग्रस्त क्षेत्र जहां होता है वहां से वहां जाने का प्रयास करते हैं, जहां अच्छी फसलें हो रही हो, जहां उनको खाने को मिल जाए। तो सूखाग्रस्त क्षेत्र में रहना कोई भी पसंद नहीं करेगा। आगे बढ़े। भूस्खलन क्या है? आधार रोक, यानी चट्टानें जो होती है, तवरक प्रस्तर, यानी कि ऐसे पत्थर जिनको रेगोलिथ के नाम से जाना जाता है, का भारी मात्रा में तेजी से नीचे की ओर झलकना आभास देता है। कितना हार्ड लैंग्वेज है आपकी,
किताब की, और मैंने इसी लैंग्वेज को इसलिए मैं अधिकतर डालता हूं ताकि आपको कभी भी भविष्य में ये नहीं लगे कि यार ये कौन से शब्द है, किसी ने बताया ही नहीं हमें। अब देखो, तवरक प्रस्तर, प्रस्तर पत्थर के लिए, तवरक यानी कि तुरंत प्रभाव से लुढ़कने लग जाते हैं ऐसे पत्थर जिनको रेगोलित कहा जाता है। देखो पहले तो नाम इतना कठिन दे रखा है, दूसरा इसका जो और इसका नाम जो दे रखा है वो और ज्यादा। अब पूछे रेगोलित क्या है? अचानक तेज गति से पत्थरों का लुढ़कना रेगोलित कहलाता है, और यही भूस्खलन है। भूस्खलन को रेगोलित कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? तवरक प्रस्तर कह सकते हैं, रेगोलित कह सकते हैं और भूस्खलन कह सकते हैं। रोक पत्थर होती है। अब पहली लाइन में इतने नाम अटपटा आ गए कि ज्योग्राफी से बच्चा तंग आ जाता है, यार क्या है, समझना है बस, और कुछ नहीं है। रोक या तवरक प्रस्तर रेगोलित का भारी मात्रा में तेजी से नीचे की ओर झलकना आभास देता है। झलकना, छलकना पानी होता है, झलकना यानी दिखाई दे रहा है। पर्वत गिर रहे हैं, पर्वतों से पत्थर गिर रहे हैं, तो पर्वत गिर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पर्वतों से पत्थर गिर रहे हैं, ये भूस्खलन है। अंदर से हलचलें हुआ करती है, आसपास के जो लोग होते हैं वो दब जाया करते हैं। जन धन यानी व्यक्ति और मानव और धन और पैसों ऐसों की सारी चीजें जो है उसका नुकसान होता है भूस्खलन। तो अब हम टॉपिक पे आ चुके हैं, भूस्खलन पे। मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने भूकंप की बात की, जो आप अच्छे से समझ गए थे। उसके बाद हमने बाढ़ की बात की, उसे भी आप अच्छे से समझ गए थे। लेकिन आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हमने सुनामी की बात की, समुद्र की लहरें हुआ करती है, मैंने बहुत डिटेल से आपको बता दिया। उसके जस्ट बाद में हमने चक्रवात की बात की, हवा के भंवर हुआ करते हैं, मैंने और डिटेल से आपको बता दिया। उसके बाद हमने सूखे की बात की, ये वो है जब अनावृष्टि हो जाया करती है, सूखा पड़ जाया करता है। इसमें जो है त्रिकाल रूप देखने को मिलता है, त्रिकाल अकाल हो जाता है, अन्न जल हर चीज की कमी देखने को मिलती है, त्रिकाल अकाल कहा जाता है। ठीक है। उसके अलावा हमने ये देखा कि कई भागों में सूखे को बांटा गया है। 3 भाग तो वो थे जहाँ अत्यधिक है, अधिक है और मध्यम है, उस आधार पर, और 4-5 प्रकार वो हमने बांटे थे। जो मौसम विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, जल विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, और जो है पारिस्थितिकी तंत्र इसके बारे में क्या कहता है, आदि आधार पर हमने उसको बांटा। लेकिन अब जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है भूस्खलन। इसको रेगोलित नाम से भी या त्वरित प्रस्तर के नाम से भी हम जान सकते हैं। इसमें पहाड़ जो होते हैं वहां से पत्थर गिरा करते हैं और उससे लोगों को नुकसान पहुंचा करता है, जन धन की हानि होती है, नीचे की ओर झलकना शुरू हो जाता है। प्रासंगिक प्रादेशिक स्तर पर अधिक परिपूर्ण मिलते हैं। अगर प्रासंगिक परिदृश्य के रूप में किसी एक क्षेत्र के रूप में इसका अध्ययन करें, प्रासंगिक प्रादेशिक यानी किसी क्षेत्र के रूप में अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो इस प्रासंगिक परिदृश्य के रूप में जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लो हम माउंट आबू गए, वहाँ बहुत सारे पर्वत है और अचानक से हमने देखा कि अरावली की उस गोद में कुछ पर्वत टूट रहे हैं, तो वो उस परिदृश्य के रूप में अगर बारीकी से यानी प्रासंगिक दृष्टि से देखें तो वहाँ बहुत अच्छा परिपूर्ण तरीके से समझ में आ जाता है। लेकिन मैंने आपको यही समझा दिया, ये भूस्खलन है। झलकों की बारंबारता और इसके घटना को प्रभावित करने वाले कारक भू विज्ञान, भू आकृति कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति। यानी ये कौन लाता है? भू विज्ञान कहता है या तो भूमि की आकृति जो है वो डिस्टर्ब करती है भूस्खलन को, उसके कारण आ जाता है, या पर्वत जो है उसकी ढाल कैसी है, या भूमि कैसी है, उपयोग कैसा हो रहा है। ये पर्वत है, नीचे से खोद दिया उसको, तो भूमि का उपयोग कैसे कर रहे हैं आप। वनस्पति कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। तथा बड़े बड़े जो है पौधे लगा रखे तो पर्वतों के जो पत्थर गिरेंगे उनको रोक लेंगे। तो ये सारी चीजें, भूमि की आकृति कैसी, उबड़ है, खाबड़ है, स्थलाकृति कह सकते हैं इसको, ढाल कैसी है, भूमि का उपयोग आप कैसे ले रहे हैं, वहां के वनस्पति पेड़ पौधे कैसे हैं, आदि मानव क्रियाकलाप जो होते हैं वो भी इनको इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि मानव ही खोदता है पर्वतों को। आधार पर भारत को 4 दृष्टिकोणों में विभक्त किया गया है। एक तो वो क्षेत्र जहां अत्यधिक सुभेदता क्षेत्र है, किसका, भूस्खलन का, एक मध्यम, एक अधिक और एक अन्य क्षेत्र। तो वो उसी तरह एक तो बहुत ज्यादा, एक अधिक, मध्यम मतलब उससे थोड़ा कम, एक उससे थोड़ा कम और एक उससे थोड़ा कम। ये था भूस्खलन। ठीक है। यूं लग रहा होगा कब किताब खत्म होने वाली है, चुटकियों में खत्म होने वाली है। ठीक है ना। प्रभाव का स्थानीय स्तर पर प्रभाव पड़ता है, सड़क मार्ग और रेल मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं तथा नदियों के मार्ग बदल जाते हैं। बहुत सिंपल बात है। ये एक पर्वत है यहाँ पे, ठीक है, माना जाए कि ये पर्वत है और पर्वत के पास से साधन चल रहे हैं, सड़क मार्ग है। जैसे ही पर्वत गिरा, जैसे ही पर्वत से कुछ पत्थर गिरे तो भूस्खलन कहते हैं इसको, और जो पत्थर जो गिरे थे वो आके सामने गिर गए सड़क पे, सड़क मार्ग परिवर्तन।
अब आपके वो जल मार्ग, नदी चल रही थी बीच में गिर गई, नदी का मार्ग चेंज, तो कोई बड़ी बात नहीं, अवरुद्ध यानी रुक जाते हैं। क्या रेल का मार्ग रुक जाए, पटरियों पे गिर गया तो ठीक है, सड़क मार्ग रुक जाते हैं, तो इसका प्रभाव पड़ता है। स्थानीय स्तर पर इसका बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। वनीकरण को बढ़ावा देना, जलवायु पर नियंत्रण, सीढ़ीनुमा खेती, डाल नियंत्रण, ये सीढ़ीनुमा चाय कॉफी वाली समूचे खेती है, डाल का नियंत्रण किया जाए आदि जौन उपाय। यानी कि भूस्खलन के क्या उपाय है? सबसे बढ़िया उपाय वन लगाओ तिरछे तिरछे से, ठीक है। दूसरा, उसके आसपास मत बसाओ कुछ भी, घर भर आवास जो है, सड़क वड़क दूर बनाओ थोड़ा, नदी तो वहां से जा रही है तो क्षेत्र बदलने की कोशिश करो नदी का। तो ये इसके उपाय होते हैं भूस्खलन के, ये जोन है। आगे बढ़े, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के विभिन्न धाराओं के बारे में समय से पूर्व भविष्यवाणी करने के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग कर होने से नुकसान को कम करने वाली सभी प्रक्रियाएं शामिल है। आपदा का प्रबंधन करने के लिए जैसे डाटा था तो वो आधुनिक में आता था, किस में आता था? आधुनिक। तो ये आधुनिक कहाँ लिखा हुआ था भाई? ये आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाए और पूर्व में जो भविष्यवाणी है उनको माना जाए। जैसे किसी ने कह दिया, भविष्यवाणी कर दी भारत के अंदर 2025 में भूकंप आएगा, तो उसको थोड़ा सीरियस लिया जाए, ऐसा ज्योग्राफी का कहना है, जबकि ज्योग्राफी को ऐसी चीजों को नहीं मानना चाहिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बना, ठीक है। यह गंभीर संकट, दुर्घटना और विपत्ति बताया गया है। यह अधिनियम क्या करता है? जिन लोगों को नुकसान हो जाता है उनको सहायता पहुंचाता है और आपदा प्रबंधन के, आपदा जो समस्याएं आने वाली है भारत के अंदर बाढ़ से, उनके लिए निवारण का कार्य करता है। 2005 में बना, 2005 में बना, ये सन आप याद रखें। आगे देखिए, संकट क्या है? आपदा से पूर्व की स्थिति जिसमें आपदा के आगमन का खतरा मौजूद रहता है, ये एक प्राकृतिक घटना है। संकट एक जोखिम, जैसे डाटा ने वार्निंग दी कि कुछ ही देर में सुनामी आने वाली है, 8 घंटे बाद ये एक संकट पैदा हो गया, ये एक जोखिम भरा माहौल बन गया। इसको क्या कहेंगे? संकट और जोखिम, क्योंकि ये पूर्व की स्थिति है जिसमें आपदा के आगमन का खतरा है। क्योंकि आपदा कौन सी आने वाली है? सुनामी, उसका खतरा पूर्व की स्थिति पहले ही बता दिया डाटा ने। किसने बता दिया? डाटा ने पहले ही बता दिया। उसने अंडमान निकोबार में बैठे बैठे बता दिया 8 घंटे बाद सुनामी आएगी। क्या आएगी? सुनामी। आपदा, आपदा का अर्थ होता है अचानक होने वाली घटना, विनाशकारी घटना जिसमें व्यापक जनधन की हानि होती है। एकदम से कोई घटना हो जाए, जैसे भूकंप एकदम से हो गया, तो ये विनाशकारी घटना है। तो संकट क्या है? पूर्व की सूचना, जैसे हल्की हल्की आंधी आ रही है, मतलब तूफान आएगा। तूफान क्या है? यहां जिस चक्रवात आएगा, हल्की हल्की हवाएं चल रही है, थोड़ी थोड़ी हवाएं आ रही है, वो तो है संकट। और जैसे ही चक्रवात आया, वो क्या हो गई? आपदा। जैसे 26 जनवरी को पिछले 3 साल से भूकंप आ रहा है, माना 26 जनवरी के दिन ही आता है, तो कुछ हलचल उसी दिन होती है पृथ्वी के अंदर, साल भर के पीरियड के अंदर। तो लगभग 26 जनवरी के आसपास क्या आता है? भूकंप आता है। क्या है? आपदा। लेकिन इसको लेके हम 25 तारीख को डरने लग गए कि कल भूकंप आ सकता है। आपदा। बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपदा और संकट में क्या फर्क है? आपदा क्या है? वास्तव में आ जाती, कुछ बताते ही नहीं है। संकट अगर पहले थोड़ी सूचना मिल जाए, उस समय जो हलचल होती है, जैसे अचानक से यहां गोलीबारी होने वाली है, जोखिम भरा मामला है, क्या है? संकट है। और अचानक से जो है गोलीबारी होने लग गई, एकदम से बम ब्लास्ट हो गया, ये आपदा थी हमारे लिए। ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं सिंपल आपको समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सुनामी एक अनोखी लहर है भाई, जो समुद्र में भूगर्भिक भाई उतल पुतल होता है से उत्पन्न होती है। ये एक जापानी भाषा का शब्द है जो सु प्लस पोर्ट अथवा नामी लहरों से बना है। सुपोर्ट, नामी लहरों से, लहरें हैं बच्चों, और कुछ नहीं है सुनामी बस। ये नाम बड़ा डराता था पहले, सुनामी। पर्यावरण, भौतिक, जैविक, रासायनिक दशाओं का योग जिसका अनुमान किसी प्राणी या प्राणियों का होता है। क्या कह रहा है? पर्यावरण क्या होता है? चारों ओर का आवरण पर्यावरण हम शुरू से पढ़ता है, लेकिन इसमें देखो भौतिक यानी चारों तरफ का, जैविक और रासायनिक जीव और जो जीवों के अलावा जो नहीं दिखने वाली चीजें होती वो भी इसमें, दशाओं का योग जिसका अनुमान किसी प्राणी या प्राणियों को होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। यानी जो मुझे दिखाई दे रहा है चारों तरफ वो, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो। भौतिक तो जो दिखाई दे रहा है, और रासायनिक और जैविक जो दिखाई दे रहा है, भौतिक और अभौतिक जो कुछ भी आपके चारों तरफ घूम रहा है, चाहे दिखे चाहे नहीं दिखे, वो सब पर्यावरण होता है। ये हमने देख लिया। ज्वालामुखी से आशय है मात्र उस बिंदु या दरार से होता है जिसके माध्यम से लावा निकला जाता है। ये तो बहुत छोटा सा बता रहा है, हमने बहुत डिटेल से पढ़ रखा है। ज्वालामुखी एक छिद्र होता है, अंदर का गर्म पदार्थ जो होता है मैग्मा के रूप में बाहर आता है, ठंडा होता है, लावा बनता है, फिर इग्नियस बन जाती है, आग्नेय चट्टान बन जाती है। तो मेरा तो मन कर रहा था इसको पढ़ूं ही नहीं, लेकिन आप कहेंगे सर आप पढ़ते ही नहीं है, लेके आ जाते पीपीटी को। ज्वालामुखी से आशय मात्र उस बिंदु या दरार से होता है, यानी वो बिंदु है पर्वत के पास में, यहाँ पे जहां से जिसके
जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित लावा क्या निकला, लावा, जबकि ये पहले क्या था, मैग्मा। पहले क्या था, मैग्मा पदार्थ धरातल के ऊपर आता है, फिर इग्नियस और आग्नेय जैसी चट्टानें बन जाती है। उनके कुछ कण उड़ा करते हैं, उन जो आग्नेय चट्टानें बनती है उनके कुछ कण उड़कर अवसादी चट्टानें बनाया करते हैं। आग्नेय और अवसादी मिलकर कायंत्रित चट्टानें बनाया करते हैं, जिन्हें हम रूपांतरित भी कहा करते हैं। तूफान क्या है लाडले, भयंकर वायुमंडलीय विक्षोभ यानी तेज हवाएं जिसमें अत्यधिक वेग वाली पवनें मतलब हवाएं चला करती है, वो तूफान हुआ करते हैं। चक्रवात क्या है, एक प्रबल भंवर है जिसमें उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध में वामपर दिशा में हवा के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, समुद्र से ऊंची उड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। अब ये समझ में नहीं है आपको, वामप्रत, ये देखो ये दक्षिण वर्त, वामप्रत। अब बात को समझो, जब हमने ग्लोब पढ़ा था, जलवायु पढ़ी थी, जब हमने देखा कि ये तो है हमारा दक्षिणी गोलार्ध और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, यहाँ की हवाएं यहाँ जाते ही दाएं मुड़ जाया करती थी, किस तरफ, दाएं, और इधर की हवाएं इधर आते ही बाएं मुड़ जाया करती थी, और इसी को हम दक्षिणवर्त और वामवर्त कहते हैं, और इसी के कारण चक्रवात आया करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का आई। बाढ़ क्या है, किसी भी विस्तृत भूभाग पर लगातार कई दिनों से जलमग्न रहता है, पानी की लहरें आया करती है। पानी समुद्र से आया तो सुनामी है, लेकिन बहता हुआ रहा नदी के छलकने के कारण तो बाढ़ है। महासागरीय धाराएं, महासागर में प्रभावित होने वाली धाराओं को महासागरीय धाराएं कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, ठंडी और गर्म। जो धाराएं चलती है उसको ठंडी और गर्म धारा के दौर कुछ भी नहीं है। मरुस्थल क्या है, सूखी मिट्टी है, बस इतना याद रखो। मरत में यानी मरी हुई बालू मिट्टी है, भूमि वाला क्षेत्र जहां भूमि की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है, यानी यहाँ की भूमि में उर्वरकता नहीं होती, कोई भी फसल नहीं हो सकती सिवाय बाजरे के। इसलिए मैं नहीं, बहुत पहले कह गए जो राजा महाराजा थे कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, यानी सिर्फ मिट्टी होती है यहाँ पे और कुछ नहीं है। हिमाच्छादित ग्लेशियर, हिमाच्छादित का मतलब हिम यानी बर्फ, छादित यानी ढका हुआ। ये एक वृहद प्रक्रिया है जिसमें वर्ष पर्यंत यानी पूरी साल परिवर्तन के कारण तापमान के अत्यधिक कम होने से भूतल पर हिम नदियां और हिम चादर रहती। हिमालय क्षेत्र के लिए कहा गया कि हमेशा बर्फ रहती है, उसको हिमच्छादित क्षेत्र कहा जाता है। बंदरगाह क्या है, जहां नावें रोकी जाती है उसको बंदरगाह पतन पोताश्री कहते हैं। बंदरगाह जहां जलियानों के तंबू सामान्य चढ़ने की सुविधा होती है, बस बंदरगाह जहां जलियानों के तंबू होते हैं, लोग रुका करते हैं, जो नाव चलाते हैं, वो बंदरगाह होता है। जैसे रेलवे स्टेशन रेल वालों के लिए होता है, रेल यात्रा के लिए, बस स्टैंड बस वालों के लिए। प्राकृतिक आपदा मानव पर प्रभाव डालने वाला प्राकृतिक परिवर्तन है, उसको हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। हो सकता है मैं कुछ स्पीड से चला पीछे की कुछ स्लाइड में, इसका कारण यह था कि बाढ़ मैंने डिटेल से करा दिया, वो तो एक स्लाइड थी जिससे आपको अर्थ समझ में आ जाए। भूकंप मैंने डिटेल से करा दिया, तो पीछे की 5 या 6 स्लाइडें जो थी वो मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया, तो उनमें समय व्यर्थ करने से और ज़्यादा रिवीजन देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपको समझ में आ रखी थी। फिर भी मैंने पूरा क्विक रिवीजन उनका पीछे लेके आ गया। मैं 3-4 स्लाइडें जो थी, बाढ़ क्या होती है, भूकंप क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होती है और सुनामी क्या होती है, सबकी एक स्लाइड है, आपको एग्जाम में लिखने में हेल्प करेगी। इसके साथ ही हमारी ये पुस्तक आज कंप्लीट हुई। अगली पुस्तक जो है उसको 5 चैप्टर हमने पढ़ रखे हैं, आज जाके तैयार हो जाइए उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें भी हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे गोते लगाने वाले थे। ये हमारा भारत था। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए रहिएगा तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद।